साल 2008। गुड़गांव अभी गुड़गांव नहीं बना था। गोल्फ कोर्स रोड आज जितनी प्रीमियम नहीं थी और सेक्टर 57 में एक प्लॉट करीब 18-20 लाख रुपए में मिल जाता था। उस समय लोगों ने क्या कहा था, अरे इतना दूर कौन रहेगा, अभी डेवलपमेंट कहाँ है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और वही लोग आज उस प्लॉट की कीमत करोड़ों में देखते हैं। अब सवाल है, क्या एनसीआर में एक और सिटी चुपचाप बिना शोर किए वैसी ही कहानी लिख रही है? और अगर हाँ, तो क्या आज भी एंट्री बाकी है? आज के वीडियो में हम डेटा, गवर्नमेंट अप्रूवल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैप्स और एक्चुअल मार्केट नंबर्स के साथ पता लगाएंगे क्या फरीदाबाद एनसीआर का नेक्स्ट वेल्थ कॉरिडोर बन सकता है। और बीच में मैं आपको 3 ऐसे नंबर्स बताऊंगा जो शायद आपको अपनी करंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को दोबारा सोचने पर मजबूर कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, फरीदाबाद की कहानी आज शुरू नहीं हुई। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज से 400 साल पहले मुगल्स एरा में मुगल सम्राट जहांगीर के खजांची बाबा फरीद, जो कि एक महान सूफी संत भी थे, उन्होंने ही इस इलाके को बसाया था। और कहा जाता है इसी वजह से शहर का नाम पड़ा फरीदाबाद। सोचिए, एक ऐसा शहर जो सदियों पहले बसाया गया और आज फिर से एनसीआर की सबसे इंटरेस्टिंग ग्रोथ स्टोरी में क्यों दिखाई देने लगा। शायद इसकी वजह हमेशा से इसकी लोकेशन रही है, दिल्ली के बिल्कुल पास, ट्रेड मूवमेंट के बीच, और बाद में ये शहर इंडस्ट्री के सेंटर के रूप में भी जाना गया। 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ, बड़ी संख्या में लोग यहां आकर बसे। लेकिन फरीदाबाद को सिर्फ बसाया नहीं गया, इसे बनाया गया। नॉर्थ इंडिया की इंडस्ट्रियल बैकबोन सिटीज में से एक बना फरीदाबाद। फैक्ट्रीज आई, इंजीनियरिंग यूनिट्स आई, मैन्युफैक्चरिंग हब बने और धीरे धीरे फरीदाबाद एनसीआर की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सिटीज में शामिल हो गया। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में फरीदाबाद को हरियाणा के सबसे पावरफुल इंडस्ट्रियल इंजिन्स में से एक कहा गया है। और शायद सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि एक समय पर एक सर्वे में फरीदाबाद को दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले सिटीज में भी गिना गया था। अब सवाल यह है, इतनी इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इतनी कनेक्टिविटी पोटेंशियल होने के बावजूद ये सिटी गुड़गांव जैसा स्पॉटलाइट क्यों नहीं ले पाई? और शायद यही चीज आज इसे अपॉर्चुनिटी बनाती है, क्योंकि सिटीज अचानक महान नहीं बनती। पहले हिस्ट्री बनती है, फिर इंडस्ट्री आती है, और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, और सबसे आखिरी में रियल एस्टेट एक्सप्लोड करता है। और शायद फरीदाबाद अभी उसी ट्रांजिशन फेस में खड़ा है, क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे बड़ा पैसा अक्सर वही बनता है जहां मार्केट की कहानी अभी पूरी दुनिया को समझ में नहीं आई होती। देखिए, मैं पिछले कई सालों से एनसीआर मार्केट देख रहा हूं और एक पैटर्न बार बार रिपीट होता देखा है। पहले लोग लोकेशन को रिजेक्ट करते हैं और फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और फिर प्राइसेस क्वाइटली बढ़ते हैं, और जब मीडिया हेडलाइंस बनती हैं तब एंट्री सबसे एक्सपेंसिव हो चुकी होती है। गुड़गांव में भी यही हुआ, नोएडा में भी यही हुआ, द्वारका एक्सप्रेस में भी यही हुआ, और आज कुछ वैसा ही फरीदाबाद में दिखाई देने लगा है। लेकिन वेट, यह सिर्फ ओपिनियन नहीं है। आज मैं आपको सिर्फ बातें नहीं, नंबर्स दिखाऊंगा। और पहला नंबर इतना इंटरेस्टिंग है कि शायद फरीदाबाद को आप एक नई नजर से देखना शुरू कर देंगे। पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद क्वाइटली ग्रो कर रहा है, लेकिन कितना? अगर मार्केट रिपोर्ट्स देखें तो फरीदाबाद में हाउसिंग सेल्स में 28% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दर्ज की गई है और रेजिडेंशियल प्राइसेस
कुछ माइक्रो मार्केट्स में 35% तक एप्रिशिएट हुए हैं। अब 35% सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली कहानी अभी शुरू होती है, क्योंकि फरीदाबाद में एक स्पेसिफिक कॉरिडोर में सिर्फ 5 सालों में 397% एप्रिसिएशन देखा गया है। जी हाँ, 397%। और यह कौन सा कॉरिडोर है वो मैं आपको अगले कुछ मिनट में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक ऐसा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट समझना जरूरी है जो पूरे गेम को बदल सकता है। वैसे अगर आप एनसीआर, प्लॉट्स, रियल स्टेट, ग्रोथ कॉरिडोर्स और हिडन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को समझना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को सेव जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो नंबर्स आगे आने वाले हैं उन्हें आपको शायद दोबारा देखना पड़े। और अगर ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगला अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर मिस ना हो। अब यहां गेम बदलता है, और गेम बदलता है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। लेकिन एयरपोर्ट सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होता। एयरपोर्ट का मतलब होता है जॉब्स, कंपनीज, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, होटल्स, कमर्शियल हब्स और हाउसिंग डिमांड। अब यहां दूसरा नंबर सुनिए। एक्सपर्ट का एस्टीमेट कहता है कि जेवर एयरपोर्ट इकोसिस्टम 1 लाख से ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर सकता है। रुकिए, यही कहानी खत्म नहीं होती। अगर सिर्फ एवरेज फैमिली साइज 3 लोग भी मान लें तो इसका मतलब है करीब 3 लाख लोगों के हाउसिंग डिमांड की पॉसिबिलिटी। अब सवाल है, इनमें से कितने लोग एयरपोर्ट के बिल्कुल पास रहेंगे और कितने लोग नियर बाय एफोर्डेबल कॉरिडोर चुनेंगे? यही फरीदाबाद पिक्चर में आता है, लेकिन कैसे? इसका जवाब छिपा है 31 किलोमीटर के एक कॉरिडोर में। सरकार एक 31 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर डेवलप कर रही है, जो फरीदाबाद को जेवर एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। और रिपोर्ट्स कहती हैं यह कनेक्टिविटी ट्रेवल टाइम को करीब 2 घंटे से घटाकर सिर्फ 20 मिनट तक ला सकती हैं। अब जरा सोचिए, जहां आज लोग कहते हैं फरीदाबाद थोड़ा दूर है, अगर वही जगह 20 मिनट एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ऑफर करे तो डिमांड किस डायरेक्शन में जाएगी? अब समझ में आ रहा है क्यों स्मार्ट मनी क्वाइटली मूव करना शुरू कर चुका है। लेकिन अभी सबसे बड़ा नंबर बाकी है, और वही नंबर बताएगा फरीदाबाद के कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो अब हम उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां बातें नहीं, लोकेशन इंटेलिजेंस शुरू होती है। क्योंकि रियल स्टेट में पैसा वहां नहीं बनता जहां बिल्डिंग्स खड़ी होती हैं, पैसा वहां बनता है जहां रोड्स मिलती हैं। और फरीदाबाद की असली ग्रोथ स्टोरी रोड से लिखी जाने वाली है। लेकिन कॉरिडोर्स समझने से पहले आइए 30 सेकंड में फरीदाबाद का मैप समझ लेते हैं, क्योंकि अगर ज्योग्राफी समझ में आ गई तो आगे की पूरी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। फरीदाबाद को ब्रॉडली 3 हिस्सों में समझा जा सकता है। पहला, अगर आप दिल्ली से सूरजकुंड साइड से, प्रहलादपुर साइड से या बदरपुर बॉर्डर से एंटर करते हैं तो एनसीआर का सबसे स्टैब्लिश्ड फरीदाबाद यहीं से शुरू होता है। और इस पूरे जोन को समझने का सबसे आसान तरीका है मथुरा रोड। मथुरा रोड के एक तरफ ग्रीनफील्ड कॉलोनी, एनआईटी, नीलम चौक, बाटा चौक जैसे स्टैब्लिश्ड एरिया मिलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सेक्टर 14, सेक्टर 15, सेक्टर 16 जैसे प्रीमियम रेजिडेंशियल सेक्टर्स। ये वो फरीदाबाद है जहां मार्केट भी है, मॉल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं और डिकेड्स पुरानी रेजिडेंशियल डिमांड भी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर बदरपुर बॉर्डर से बाईपास रोड पकड़ें तो आप पहुंचते हैं ग्रेटर फरीदाबाद, या जिसे लोग नहर पार के नाम से भी जानते हैं। यहीं आपको सेक्टर 71, 72 से लेकर 88, 89 और वर्ल्ड स्ट्रीट जैसी प्रोमिनेंट लोकेशंस दिखाई देंगी। और पिछले कुछ सालों में फरीदाबाद का सबसे विजिबल रेजिडेंशियल एक्सपेंशन यही देखने को मिला है। लेकिन अब सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा फरीदाबाद का तीसरा जोन, फ्यूचर एक्सपेंशन बेल्ट, यानी सेक्टर 93 से लेकर
सेक्टर 142 तक, सेक्टर 93, 97, सेक्टर 140, 141, 142 और इसके आसपास का इमर्जिंग कॉरिडोर, ये वही बेल्ट है जहां आने वाले कई सालों की ग्रोथ स्टोरी लिखी जा सकती है। और इसी जोन में एक नाम याद रखिए, मंझावली, क्योंकि आगे चलकर यही कनेक्टिविटी फरीदाबाद की ग्रोथ स्टोरी में बहुत बड़ा रोल निभा सकती है। और अब आइए देखते हैं इन तीनों बेल्ट्स में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी कहां बन सकती है। आज मैं आपको 3 ऐसे कॉरिडोर दिखाऊंगा जो अगले 5 से 7 साल में फरीदाबाद का मैप बदल सकते हैं। और तीसरा कॉरिडोर शायद सबसे बड़ा सरप्राइज है, लेकिन फरीदाबाद को समझने के लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है और यह बात शायद बाहर के लोग नहीं जानते। फरीदाबाद बेसिकली 2 अलग स्टोरीज में डिवाइडेड है। पहली स्टोरी है ओल्ड डेवलप्ड फरीदाबाद और दूसरी एक्सपेंशन फरीदाबाद। लोकल इन्वेस्टर्स इसे अक्सर 2021 मास्टर प्लान और 2031 का मास्टर प्लान के नाम से जानते हैं। 21 प्लान मतलब लार्जली डेवलप्ड फरीदाबाद, जहां एंड यूजर्स पहले से मौजूद हैं, लेकिन 31 प्लान वही बेल्ट है जहां कई सालों की एक्सपेंशन स्टोरी लिखी जा सकती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, आज भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स सिर्फ इसी फ्यूचर बेल्ट को क्वाइटली एक्युमुलेट कर रहे हैं। अब सवाल है 31 बेल्ट में सबसे इंटरेस्टिंग पॉकेट कौन सी है, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट इंपैक्ट बेल्ट। हमने पहले बात की थी 1 लाख जॉब्स, लेकिन जॉब सिर्फ एयरपोर्ट पर नहीं रुकती। जॉब्स क्रिएट करती हैं हाउसिंग डिमांड, रेंटल डिमांड, स्कूल्स, रिटेल्स, कमर्शियल ऑफिसेज। अब सिंपल मैथ समझिए, अगर 1 लाख जॉब आती है तो उनमें से सिर्फ 20% वर्कफोर्स भी अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढती है, और यह सिर्फ 20,000 फैमिलीज बनती हैं। अगर एवरेज हाउसिंग टिकट साइज एनसीआर में 1 से 2 करोड़ का हो तो नेचुरली बायर्स ऐसी लोकेशन ढूंढेंगे जहां एयरपोर्ट एक्सेसिबल हो लेकिन प्राइसिंग अफोर्डेबल हो। और यही वजह है कि फरीदाबाद के कुछ सेक्टर्स अनयूजुअली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कौन से सेक्टर्स? सेक्टर 84, 85, 86, 89। याद रखिए ये नंबर्स। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर्स ग्रेटर फरीदाबाद के बेल्ट में आते हैं और प्रपोज्ड फरीदाबाद जेवर कनेक्टिविटी कॉरिडोर के सबसे स्ट्रेटेजिक कैचमेंट में हैं। और इंटरेस्टिंग बात सिर्फ बाहर से आने वाले बायर्स की नहीं है, फरीदाबाद के अंदर भी माइग्रेशन शुरू हो चुका है। ओल्ड डेंस एरिया जैसे एनआईटी, ओल्ड फरीदाबाद, बड़कल साइड, जहां कंजशन, पार्किंग इश्यूज, वाटर लॉगिंग जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी हैं, वहां से लोग बिगर होम्स और प्लान्ड लिविंग के लिए 84, 85, 89 जैसी बेल्ट में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब डिमांड सिर्फ स्पेकुलेशंस की नहीं है, रियल एंड यूजर्स भी मूव करना शुरू कर चुके हैं। और हिस्ट्री बताती है जब किसी एरिया में इन्वेस्टर के बाद एंड यूजर आना शुरू होता है तब रियल स्टेट का असली रीरेटिंग शुरू होता है। अब यहां इंटरेस्टिंग बात सुनिए, कुछ मार्केट रिपोर्ट्स के अनुसार सेक्टर 85 पॉकेट ने पिछले 5 सालों में करीब 397% एप्रिसिएशन दिखाया है। तो सवाल यह नहीं कि ग्रोथ शुरू होगी या नहीं, सवाल यह है कि ग्रोथ ऑलरेडी क्वाइटली शुरू हो चुकी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि फ्यूचर सिर्फ एयरपोर्ट स्टोरी तक लिमिटेड है तो मैप का एक और हिस्सा देखिए। सेक्टर 97, 98, 113, 114 या 140 या 142, ये सिर्फ नंबर्स नहीं, ये शायद फरीदाबाद की नेक्स्ट एक्सपेंशन वे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रपोज्ड ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी, मंझावली ब्रिज और ग्रेटर नोएडा एक्सेस इन्हें फ्यूचर कंप्यूटर बेल्ट बना सकते हैं। और यहीं पर आता है मंझावली ब्रिज, क्योंकि मैप पर देखने में यह सिर्फ एक ब्रिज लगता है, लेकिन रियल स्टेट में कई बार ब्रिजेस पूरी ग्रोथ कॉरिडोर बदल देते हैं। आज अगर फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा जाना हो तो ज्यादातर लोगों को कालिंदी कुंज साइड से होकर जाना पड़ता है। और एनसीआर में ट्रेवल करने वाले लोग जानते हैं कि सुबह और शाम के समय यही रूट सबसे बड़े बोटलनेक में से एक बन जाता है। कई बार गाड़ियां
चलती कम है और रेंगती ज़्यादा है, और इसी वजह से फरीदाबाद और ग्रेटर नोएडा की एक्चुअल डिस्टेंस से ज़्यादा कम्यूट टाइम लोगों को परेशान करता है। लेकिन मंझावली कनेक्टिविटी पूरी तरह ऑपरेशनल होने के बाद यही सफ़र लगभग 25 से 30 मिनट में पूरा हो सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिज की साइड का मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। अब सबसे ज्यादा चर्चा यूपी साइड की अप्रोच रोड को लेकर हो रही है, यानी कहानी किसी 50 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की नहीं, सिर्फ कुछ किलोमीटर की मिसिंग कनेक्टिविटी की है। और हिस्ट्री बताती है जब 2 घंटे की दूरी 30 मिनट की कम्यूट में बदल सकती है तो सिर्फ ट्रैफिक नहीं बदलता, डिमांड भी बदलती है। कुछ लोकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जैसे जैसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जेवर साइड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे लोग अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए फरीदाबाद की तरफ मूव कर सकते हैं। और यही वजह है आज यहाँ इन्वेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में यही एंड यूजर्स आ सकते हैं। और रियल स्टेट में सबसे बड़ा पैसा अक्सर वही बनता है जहां इन्वेस्टर्स के बाद एंड यूजर आ जाता है। लेकिन जेवर सिर्फ कहानी का पहला हिस्सा है, असल गेम बदलने वाला है दिल्ली साइड से आने वाला ट्रैफिक। अगर दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ मूवमेंट आसान हो जाए तो बायर प्रोफाइल बदल जाती है। वीकेंड होम बायर्स आते हैं, एंड यूजर्स आते हैं, रेंटल प्रोफेशनल्स आते हैं, और सराय काले खां से निकलने वाला कॉरिडोर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के थ्रू फरीदाबाद को एक बिल्कुल नई एक्सेसिबिलिटी दे रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ रोड की स्टोरी नहीं है, एनसीआर का पूरा मोबिलिटी नेटवर्क बदल रहा है। जेवर एयरपोर्ट, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रपोज्ड नमो भारत RRTS कॉरिडोर जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को कनेक्ट करने के लिए प्लान किया जा रहा है। सब एक ही डायरेक्शन में इशारा कर रहे हैं, डिस्टेंस कम करने की डायरेक्शन में। और हिस्ट्री बताती है जब सिटीज एक दूसरे के करीब आने लगती हैं तो अपॉर्चुनिटीज भी करीब आने लगती हैं, और जहां एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है वहां डिमांड साइलेंटली एक्सप्लोड करती है। अब मैप देखिए, यह कॉरिडोर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है सेक्टर 72, सेक्टर 89, सेक्टर 70 से सेक्टर 89। ये सेक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? 3 रीजन है। रीजन 1, एग्जिस्टिंग इन्वेंट्रीज, यहां ऑलरेडी हाई राइज सोसाइटीज, बिल्डर फ्लोर्स, ऑक्यूपेंसी पॉकेट्स मौजूद हैं, मतलब बायर्स को फ्यूचर प्रॉमिस नहीं, विजिबल प्रोडक्ट मिलता है। रीजन 2, एफोर्डेबिलिटी, जहां गुड़गांव में एंट्री 2 से 3 करोड़ की हो सकती है, यहां मिड सेगमेंट बायर्स अभी भी एंट्री ले सकते हैं। रीजन 3, रेंटल एब्जॉर्प्शन, जेवर इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक्स, एयरपोर्ट वर्कफोर्स, इन सेक्टर्स को फ्यूचर रेंटल डिमांड दे सकते हैं। और जब रेंटल डिमांड आती है, कैपिटल एप्रिसिएशन यूजुअली पीछे नहीं रहती। लेकिन अगर आप सिर्फ रेजिडेंशियल सोच रहे हैं तो शायद स्टोरी का सबसे पावरफुल हिस्सा मिस कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा कॉरिडोर कमर्शियल मनी ला सकता है। फरीदाबाद हिस्टोरिकल इंडस्ट्रियल सिटी रहा है, लेकिन एफएनजी, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद कनेक्टिविटी इस सिटी को सिर्फ इंडस्ट्रियल नहीं, कमर्शियल कम्यूटर हब बना रहा है। और इसका इंपैक्ट पड़ सकता है सेक्टर 70 से सेक्टर 89, इन सेक्टर्स में। क्यों? क्योंकि ये बेल्ट रेजिडेंशियल प्लस इंडस्ट्रियल प्लस कनेक्टिविटी तीनों के बीच में बैठती है। और हिस्ट्री बताती है जहां एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर्स और रेजिडेंशियल कॉरिडोर्स इंटरसेक्ट करते हैं, वहीं सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन होता है। शायद 2032 में जब लोग मुड़कर एनसीआर की नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी देखेंगे तो शायद फरीदाबाद उन सिटीज में शामिल होगा जिसे लोगों ने शुरुआत में सीरियसली नहीं लिया। ठीक वैसे ही जैसे कभी गुड़गांव को नहीं लिया गया था। लेकिन हिस्ट्री इंटरेस्टिंग तरीके से रिपीट होती है। पहले रोड्स बनती हैं, फिर कनेक्टिविटी आती है, और फिर एंड यूजर्स आते हैं, और सबसे आखिरी में हेडलाइंस बनती हैं। सवाल
सिर्फ इतना है, जब हेडलाइंस बनेंगी तब तक क्या आप बहुत देर कर चुके होंगे। और शायद पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आता है, फरीदाबाद को सिर्फ एक सिटी की तरह मत देखिए, एक मैप की तरह देखिए, क्योंकि एनसीआर में बहुत कम सिटीज हैं जो इतनी पावरफुल लोकेशन एडवांटेज के साथ बैठी हुई हैं। एक तरफ दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और दूसरी तरफ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इन दोनों के बीच फरीदाबाद। अब इस मैप को थोड़ा और ध्यान से देखिए। नॉर्थ में दिल्ली, वेस्ट में गुड़गांव, ईस्ट में नोएडा और ग्रेटर नोएडा, और साउथ में पलवल और एनसीआर का एक्सपेंशन बेल्ट। और कमाल की बात यह है कि फरीदाबाद सिर्फ इन सिटीज के पास ही नहीं, कनेक्टिविटी के थ्रू इन सब से जुड़ा हुआ है। मथुरा रोड, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, एफएनजी, मंझावली कनेक्टिविटी, फ्यूचर आरआरटीएस कॉरिडोर और एयरपोर्ट एक्सेस। ये सिर्फ रोड्स का नेटवर्क ही नहीं है, ये मूवमेंट का नेटवर्क है। और रियल एस्टेट में लोग सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं खरीदते, वो कम्यूट खरीदते हैं, कनेक्टिविटी खरीदते हैं, कन्वीनियंस खरीदते हैं। अब एक सिंपल कंपैरिजन कीजिए, दिल्ली के प्रीमियम लोकेशन में 200 गज का प्लॉट 8 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। गुरुग्राम के प्राइम कॉरिडोर्स में एंट्री कई करोड़ रुपए से शुरू होती है। तो सवाल यह है, मिड सेगमेंट बायर्स कहां जाए, क्योंकि हर फैमिली बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। और इसी वजह से एनसीआर का सबसे बड़ा बायर सेगमेंट धीरे धीरे फरीदाबाद की तरफ देखना शुरू कर चुका है, क्योंकि यहां कनेक्टिविटी भी है, एम्प्लॉयमेंट कॉरिडोर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी भी है, और अभी भी अफोर्डेबिलिटी मौजूद है। और हिस्ट्री बताती है, जब जॉब्स, कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और अफोर्डेबिलिटी एक ही मैप पर मिलते हैं तो माइग्रेशन शुरू होता है। और जब माइग्रेशन शुरू होता है तब डिमांड आती है, और डिमांड के बाद एप्रिसिएशन आता है, और एप्रिसिएशन के बाद हेडलाइंस। शायद इसीलिए फरीदाबाद की कहानी सिर्फ आज की कहानी नहीं है। सवाल ये नहीं है कि फरीदाबाद ग्रो करेगा या नहीं, सवाल ये है कि जब 2040 में लोग एनसीआर की अगली ग्रोथ स्टोरी की बात करेंगे, तब क्या फरीदाबाद उस डिस्कशन का हिस्सा होगा या उसका सेंटर। अगर आप एनसीआर में इन्वेस्टमेंट सीरियसली इवैल्यूएट कर रहे हैं तो सिर्फ ब्रोशर देखकर डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि अगले 10 सालों में ग्रोथ क्लब हाउस तय नहीं करेगा, रोड नेटवर्क तय करेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको सेक्टर वाइज एनालिसिस, फ्यूचर कनेक्टिविटी इंपैक्ट, एंड यूजर वर्सेस इन्वेस्टर पॉकेट और एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी समझाए, तो नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम प्रोजेक्ट बेचने से पहले लोकेशन डिकोड करते हैं, ताकि हमारा इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट का बेस्ट रिटर्न ले सके। अगर आपको यह समझना पसंद आया कि रोड्स, एयरपोर्ट्स और गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे वेल्थ क्रिएट करती हैं, तो स्क्रीन पर जो अगला वीडियो दिखाई दे रहा है वह है धुलेरा का, भारत की शायद सबसे एम्बिशियस प्लान सिटी। और बिलीव कीजिए, जो पैटर्न आज आपने फरीदाबाद में देखे, उसका नेक्स्ट लेवल वहां देखने को मिल सकता है। उसे जरूर देखिए। और अगर आप फरीदाबाद के बाद गुड़गांव को भी डीप में समझना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए।